हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बायोम बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्विक रिवीजन सीरीज शुरू कर दिया है आपके सेल चैप्टर का। अगर आप अलीगढ़, बीएचयू या फिर जामिया का क्लास 11th का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। पिछले वीडियो में हमने पता किया था कि सेल क्या होता है, सेल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, सेल वॉल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, और क्या बात किया हम लोगों ने कि न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमें कौन बताया। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बोला कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन सेल्स परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए आज पता करते हैं कि कैसे हमारे सेल के अंदर डिफरेंट काम होते हैं। तो देखो, ये जो हमारा सेल है ना, ये बहुत सारे काम को करने के लिए कैपेबल है। तो बहुत सारे काम करने के कैपेबल है, इसका मतलब क्या कि हर एक सेल ऑर्गेनेल का स्पेसिफिक फंक्शन होगा। हमारे सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे तुमने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपेरेटस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह 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 एक्सेट्रा। ठीक, तो वो सारे जो है सबका फंक्शन क्या है, अलग अलग है। इच ऑर्गेनेल का क्या है, काम अलग अलग है। ठीक, तो यही ऑर्गेनेल जो हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट है वो अलाउ क्या करते हैं किसी भी सेल को सेवरल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में। बात आती है यार कि हमारी इस सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल एग्जैक्टली सेम है या फिर अलग अलग है। तो मैं अगर लिख के आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना चाहूं, मान लो इधर मैं लिखूंगा एनिमल सेल के बारे में, ठीक, और इधर लिखता हूं मैं प्लांट सेल के बारे में। ठीक, इधर एनिमल सेल के बारे में लिख रहा हूं मैं और इधर लिख रहा हूं किसके बारे में, प्लांट सेल के बारे में। सबसे मेजर डिफरेंस जो आता है ना वो क्या आता है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। क्या, सेल वॉल, ये प्लस साइन का मतलब क्या है, प्रेजेंट होता है। लेकिन इस एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। और एक खास बात क्या, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल एब्सेंट होता है। ठीक, और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस नहीं, डिफरेंस मेजर डिफरेंस यही दोनों है। सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंस अगर देखो तो राइबोसोम के अंदर डिफरेंस आता है कि इसमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसमें 80s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि अगर आप अभी 9th या 10th के स्टूडेंट हो तो आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन अगर आप 11th में पढ़ रहे हो तो फिर आपको पता चल जाएगा। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है। एक और चीज क्या कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। प्लांट सेल के अंदर डिक्टायोजोम्स होते हैं। क्या होते हैं, डिक्टायोजोम्स। लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, गोल्गी एपेरेटस, और तुम लोग कोई कोई क्या पढ़ता है, गोल्जी एपेरेटस, गोल्गी एपेरेटस, या फिर कोई कोई क्या, एक सेकेंड में कॉल आ रहा है। तो चलिए रिज्यूम करते हैं। तो गोल्गी एपेरेटस किसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में बोलते हैं, और प्लांट सेल में उसी का नेम चेंज क्या हो जाता है, डिक्टायोजोम्स हो जाता है। बात करें तो राइबोसोम्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या दिखा यार, सेल वॉल का, वैक्यूल का और क्लोरोप्लास्ट का। तो वीडियो पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, अब बात आती है यार, ये चौक से पढ़ाने का लफड़ा अलग है। अब बात आती है कि ये जो हमारा सेल है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है, इसका फीचर क्या है। तो सेल मेनली 3 फीचर को शो करता है। कौन कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अगर डिफरेंस की बात छोड़ दें तो सेल 3 फीचर शो करता है। कौन कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और क्या, न्यूक्लियस, और क्या, साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है यार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह का इन्वेलप है सेल का। अगर मान लो ये जैसे मैं बनाऊं ना अगर
डायग्राम, तो जैसे मान लो ये रहा तुम्हारा कोई सेल जिसके अंदर ये रहा तुम्हारा साइटोप्लाज्म, ये रहे कुछ ऑर्गेनल्स, ये लो कुछ ऑर्गेनल्स, ये राइबोसोम्स वगैरह कुछ ऑर्गेनल्स रहे, ठीक। तो ये सेल का क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। इसमें मान लो न्यूक्लियस भी है, ठीक। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और ये जो पार्ट है ना यार, ये जो आउटर कवरिंग देखो ना, मैं जिसको दोबारा से अंडरलाइन कर रहा हूं, ये जो पार्ट है ना, ये क्या होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की खासियत सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो ये लिविंग पार्ट है हमारे सेल का। क्या, लिविंग पार्ट ऑफ आवर सेल। कोई आपसे पूछे कि सेल मेम्ब्रेन बताओ डेड होता है या लिविंग, तो आप क्या बोलोगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, लिविंग पार्ट है हमारे सेल का, लिविंग पार्ट ऑफ सेल, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये क्या करता है कि हमारे पूरे सेल को कवर करता है। सेल अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट होता है, किसके वजह से, सेल मेम्ब्रेन की वजह से। जैसे ये रहा सेल का सारा कंपोनेंट, और ये जितने भी कंपोनेंट हैं सेल के, वो इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट किसके वजह से हो रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की वजह से हो रहे हैं, ठीक। दूसरा काम क्या, कि ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये डिसाइड करता है कि कौन से मटेरियल को अंदर आना है और कौन से मटेरियल को बाहर जाना है। अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज द कैपेबिलिटी टू डिसाइड विच मटेरियल शुड एंटर और लीव द सेल एंड विच शुड नॉट। दैट इज वाई इस हमारे सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर क्या हुआ ना, कुछ दिन बाद एक मॉडल आया। कौन सा मॉडल आया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर उसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस मॉडल में क्या एक्सप्लेन किया गया, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ कंप्राइजेज ऑफ मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। आपको याद रखना है सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बना हुआ है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और खास बात इन तीनों कंपोनेंट्स की क्या है कि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली फ्लो कर सकते हैं इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर बोलो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बोलो, बात तो एक ही है। तुम भी पानी पियो। चौक से पढ़ाने का घाटा पता है क्या है, पूरे बॉडी पे चौक, फेस पे चौक और पूरे हेयर में चौक। बहुत गर्मी है, पानी बहुत जरूरी है। ठीक, तो थोड़ा लिखते भी है यार, क्या लिखते हैं। मैंने क्या बोला कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कितने चीजों से मिलकर बना हुआ है, 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। सेल मेम्ब्रेन किससे, लिपिड, ठीक, प्लस प्रोटीन और प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अब ये जो लिपिड है ना, ये जो हमारा लिपिड है ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो 2 टाइप का लिपिड हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। कितने टाइप का लिपिड, 2 टाइप का लिपिड हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। थोड़ा बड़ा चौक लेता हूं यार। 2 टाइप का लिपिड प्रेजेंट है। क्या, 2 टाइप्स का। कौन कौन सा, एक है फॉस्फोलिपिड लिपिड, और एक दूसरा कौन सा है, टूट गया, दूसरा कौन सा है, कोलेस्टेरॉल। क्या है दूसरा,
कोलेस्टेरॉल। ये दोनों लिपिड हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है। कोई आपसे पूछे कि तुम्हारे सेल के अंदर, तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर कितने तरह का लिपिड प्रेजेंट है, तो तुम क्या बोलोगे? 2 टाइप्स। वो दो तरह के कौन कौन से हैं? एक है फॉस्फोलिपिड और एक है कोलेस्ट्रॉल। चलो वो आपसे और पूछ दे कि अच्छा जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो तुम मुझे ये बता दो कि हमारा ये जो फॉस्फोलिपिड है ये किस चीज से मिलके बना हुआ है। तो तुम क्या बोलोगे कि देखो बच्चा, ये जो तुम फॉस्फोलिपिड बोल रहे हो ये एक तरह का लिपिड है, और किस चीज से मिलके बना हुआ है? 3 चीजों से मिलके बना हुआ है। वो बोलेगा तुमने इतना बता दिया तो जरा उसका नाम भी बता दो। तुम बता देना यार, बोलना क्या? ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना है ये? ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स, 2 फैटी एसिड और इससे फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है। किससे? फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है। फिर वो तुमसे पूछे कि चलो तुमने ये तो बता दिया कि ये इस चीज से मिलके बना है, फिर इस फॉस्फोलिपिड का काम क्या है, क्या कर रहा है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर? तुम क्या बोलोगे कि यही वो फॉस्फोलिपिड है जो हमारे सेल को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाता है। अब ये बात आती है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? तुम क्या बोलोगे कि ये सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या करता है कि बहुत कम मटेरियल्स को सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर जाने के लिए अलाउ करता है, इसलिए हम अपने सेल को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके पहले एक और वर्ड यूज किया था हमने, क्या? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई? फॉस्फोलिपिड के बारे में। अब बात आती है कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है जो कि क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है क्या चीज? फ्लूइडिटी टू द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? प्रोवाइड फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करना, फ्लूइडिटी टू द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो इसने क्या प्रोवाइड कर दिया? फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसने प्रोवाइड कर दिया। अब बात आती है यार क्या कि स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे सेल का। तो ये चल रहा है क्विक रिवीजन, तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना तुम मेरे से कि मैं बोर्ड पे अभी भर के डायग्राम बनाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो इसको नोट करना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कि जो सब्सटेंस है वो हमारे सेल के अंदर कैसे आते हैं और सेल के बाहर कैसे जाते हैं। सब्सटेंस बोलने का मतलब क्या है कि क्या बस वाटर सेल के अंदर आएगा या फिर कुछ बहुत पार्टिकल्स अंदर आएंगे? क्या गैस का डिफ्यूजन होगा? बिना गैसियस एक्सचेंज सेल मर जाएगा, और सेल मर गया मतलब तुम भी मर जाओगे, खत्म। ठीक, तो पता करते हैं यार कि जो गैसियस एक्सचेंज है हमारे सेल्स के लिए वो कैसे होता है। अब गैसियस एक्सचेंज होगा तो कहां से होगा? सेल और हमारे बाहर के एटमॉस्फेयर से होगा। जैसे हम सेल से बने हुए हैं, हमारे अंदर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? पढ़ते हो ना रेस्पिरेशन चैप्टर में कि नोज के थ्रू एयर जाता है, इधर ट्रेकिया वगैरह के थ्रू जाके एल्वियोलाई पे जाके वहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? सेल की कर रहे हैं। तो सेल की बात करें तो पता करते हैं ना, जैसे ये हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो गैसियस एक्सचेंज जो होगा वो इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इस सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट है उनके बीच में होगा ना। तो जो मूवमेंट होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर, वो किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के। अंदर में क्या आता है? O2, बाहर में क्या जाता है? CO2, और ये किसके थ्रू होता है? द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। किसके थ्रू? डिफ्यूजन। अब तुमसे कोई पूछे कि सेल के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, तो तुम क्या बोलोगे? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और ये जो गैसेस है ना, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। मान लो इधर, सॉरी गैसेस का नाम ले रहा हूं और मैंने कंसंट्रेशन टर्म यूज कर दिया, बहुत बड़ा कांड कर दिया है मैंने। गैस का नाम लोगे तो वहां पे तुम कंसंट्रेशन वर्ड यूज कर सकते हो क्या? कर सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहिए। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? प्रेशर की बात करते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैसेस का फ्लो होता है। और डिफ्यूजन क्या
है डिफ्यूजन किसको बोलते हैं कि जब भी मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले की तरफ हो या फिर लो कंसंट्रेशन वाले की तरफ हो, उसको हम क्या बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जरूरी नहीं है कि बस लिक्विड में ही हो, डिफ्यूजन जरूरी नहीं है कि बस गैसेस में भी हो, डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकता है। याद रखने वाली बात है कि डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकता है। तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अब बात आती है कि वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, इसका वाटर का मूवमेंट कैसे होता है। तो वाटर का मूवमेंट किसके वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से। H2O अंदर कैसे आता है, बाय द हेल्प प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। किसके हेल्प से, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से आता है। ये ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, और खास बात थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं तो कैसे समझाऊंगा, मुझे तो मिटाना पड़ेगा। चलो मिटाते हैं समझाने के लिए ऑस्मोसिस आपको। मान लो कि ये तुम्हारा कोई कंटेनर है, ठीक, और ये हमारा बीच में क्या रहा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो जो वाटर का मूवमेंट होगा ना, वो इधर से, चौक भी धोखा दे देता है यार, इधर से इधर होगा वाटर का मूवमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है, और ये किसके थ्रू मूव करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर यही है कि डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं था, लेकिन हमारे इस ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और एक डिफरेंस क्या है कि ऑस्मोसिस किसके लिए एप्लीकेबल है, लिक्विड्स के लिए, लेकिन जो हमारा डिफ्यूजन है वो तीनों में होता है। किसमें, तीनों में होता है, ठीक। अब बात आती है ना यार कि ये जो ऑस्मोसिस है ये स्पेशल केस है किसका, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस कौन सा है, कौन सा है, ऑस्मोसिस है। तो अगर अब हम यहाँ पे बात कर ही रहे हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की, तो एक और चीज की बात कर लेते हैं क्या, कि तीन तरह का सॉल्यूशन होता है। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अगर वाटर का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ आएगा, उसी को और क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। मैंने क्या बोला, हाँ ठीक बोला मैंने क्या बोला कि जब भी, जैसे मान लो मुझे एक सेल बनाना पड़ेगा, जैसे मान लो कि ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, एक सेल रखा हुआ है। इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, सेल रखा हुआ है, ठीक। इसमें पानी भरा हुआ है ऐसे, ठीक। ये हमारा सेल है, मतलब क्या, ये क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं कि वाटर का कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज्यादा हो। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं कि सेल जिसमें रखा हुआ है, सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑस्मोसिस किसको हमने बोला था कि हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो जिस कंटेनर में हमने इसको रखा है उसमें वाटर ज्यादा है, सेल के अंदर वाटर कम है, तो वाटर किधर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। किधर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और एक बात है, जब सेल के अंदर वाटर जाएगा तो सेल क्या कर जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा, सेल स्वेल्स। सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, मतलब फूल जाएगा। जैसे बैलून होता है, बैलून में एयर भरते हो ना, एयर भरते हो तो क्या होता है, वो फूल जाता है। जस्ट लाइक वैसे ही सेल के अंदर जब पानी जाएगा तो क्या कर जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा, ठीक। फिर क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक हो गया। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं यार,
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे कि जब सेल के अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा हो, क्या सेल के अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा हो और बाहर वाले में वाटर का अमाउंट कम हो। जैसे मान लो ये कोई सेल है और ये कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। जिसमें वाटर का अमाउंट कम हो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा हो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जिसमें वाटर का अमाउंट सॉल्यूशन में भी और सेल में भी बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो कि अभी कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो ये क्या है, हाइपरटोनिक। तो इसमें क्या होगा कि वाटर सेल के बाहर आएगा। क्या होगा, सेल के बाहर आएगा और ये सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक, फिर आती है बात क्या की आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं कि जिसमें सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर का अमाउंट क्या हो, सेम हो। जैसे अगर आप ओलंपियाड का एग्जाम दोगे ना, तो ओलंपियाड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्या कि व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, पूछ देता है आपसे क्वेश्चन हो क्या कि एंडोसाइटोसिस क्या है। आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि एंडोसाइटोसिस क्या है, तो तुम क्या बोलोगे कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल इनसाइड द सेल। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, जिस प्रोसेस के थ्रू अपने अंदर मटेरियल्स को लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। को हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच, इट इज अ प्रोसेस by which cell membrane क्या, सेल मेम्ब्रेन क्या, engulf food and other material, सेल मेम्ब्रेन engulfs food and other materials इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो भी मटेरियल ये इनगल्फ करता है। ठीक, तो ये था किसके बारे में, एंडोसाइटोसिस के बारे में। वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सेल वॉल के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप इसके बारे में, सेल वॉल के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमारा सेल वॉल क्या है यार, आउटर कवरिंग है। कैसा, हार्ड, आउटर हार्ड कवरिंग। क्या है, आउटर हार्ड कवरिंग। आउटर हार्ड कवरिंग है सेल का, कौन, सेल वॉल। और इसकी खास बात क्या है कि ये शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल। सेल के शेप को मेंटेन कौन करता है, हमारा ये सेल वॉल। और ये सेल वॉल बना किससे होता है, तो देखो जनरली ये सेलुलोज से बना होता है। किससे, सेल वॉल जनरली मेड अप ऑफ सेलुलोज। लेकिन जैसे ही तुम 11th क्लास में जाओगे ना, वहां पे पढ़ने लगोगे इसमें कुछ हेमीसेलुलोज भी होता है, पेक्टीन होता है, काइटिन होता है। वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग वेरी करता है। अभी बस इतना जान लो कि जो तुम्हारा सेल वॉल होता है ना, वो किससे बना होता है, जनरली सेलुलोज से। और ये सेल वॉल जो तुम बोल रहे हो कि हार्ड कवरिंग है, ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर भी काम करता है। कैसे, सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर। क्या है, सेल वॉल क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करता है। सेल को डैमेज होने से कौन बचाता है, हमारा सेल वॉल ही बचाता है। ठीक, और एक चीज पूछा जाता है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। क्या पूछा जाता है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। ये सारे सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस। प्लाज्मोलाइसिस, जैसे मैंने बताया ना आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में,
सेम वैसा ही कंडीशन है। जहां पे सेल श्रिंक हो जाए, हाइपरटोनिक, जैसे प्लाज्मोलाइसिस तुमको अभी मैंने बता के आया है। मैंने क्या बोला, चलो ये एक रहा आपका कंटेनर, ये रहा आपका एक कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर मैंने एक रख दिया किसको, सेल को, किसको, सेल को। और क्या है ना, ये जो सॉल्यूशन है इसमें वाटर का अमाउंट कम है, मतलब कैसा सॉल्यूशन है ये, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे। ये कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। होगा क्या कि सेल के अंदर से वाटर बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर का अमाउंट कम है और ऑस्मोसिस कहाँ होता है, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जब सेल के अंदर से वाटर बाहर आएगा तो सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। जब सेल श्रिंक करेगा ना तो क्या होगा, सेल, जैसे मान लो ये सेल बना रहा हूं मैं, प्लांट का सेल है ये, ठीक। जब सेल श्रिंक करेगा ना तो उसका मेम्ब्रेन था ना, इस लेयर को छोड़ के ऐसे आ जाएगा, इस ये जो लेयर था इसको छोड़ देगा। यही जो सेल ऐसे अपने सेल वॉल को छोड़ के ऐसे श्रिंक कर गया है ना, इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो कोई पूछे कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है तो तुम क्या बोलोगे कि प्लाज्मोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच द कंटेंट ऑफ द सेल that are away from the cell wall shrink or contract when a cell loses water due to osmosis when it is kept in hypertonic solution। ये तो याद ही होना चाहिए कि किस सॉल्यूशन के अंदर रखा गया है, वो हाइपरटोनिक। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, प्लाज्मोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच द कंटेंट्स ऑफ द सेल दैट आर अवे फ्रॉम द सेल वॉल गेट श्रिंक या फिर कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन अ सेल लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस व्हेन इट इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो बात आती है कि क्या